बहुत स्वागत है आपका। सुर्खियों के बाद भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी कसरत से पहले सीडी वाली सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया कि बीजेपी के कई नेता, मंत्री, एमएलए, इनकी अश्लील सीडी हमारे पास है। आरएसएस के भी कई लोगों की अश्लील सीडी हमारे पास है। किसी पर आरोप लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। आरोप लगाते हुए वो बोल रहे हैं कि किसी पर आरोप लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान। जनता पार्टी को पहले अपना चाल चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। मेरे पास देखी है, रिकॉर्ड में भी रखी है। सार्वजनिक पहले ही हो चुकी है, सार्वजनिक रूप से हुई है। आपके यहाँ देवास के नहीं, इस तरह की हरकत कांग्रेस के लोग नहीं करते जितनी ओछी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और डॉक्टर गोविंद सिंह के सीडी वाले बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ब्लैकमेलिंग की राजनीति बंद करें कांग्रेस के नेता। हनी ट्रैप मामले की पुलिस पड़ताल कर रही है। ऐसे में अपने पास साक्ष्य होने की बात वो कर रहे हैं तो जांच एजेंसियों को सौंपने चाहिए। ऐसा ना करके साक्ष्य छिपाने का वो काम कर रहे हैं। कमलनाथ भी इस तरह की बात कर चुके हैं, बाद में पुलिस के सामने मुकर गए थे। ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे हैं। वो किसको डराना चाहते हैं, किसको धमकाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अपने ही दल के कुछ लोगों को वो डराना धमकाना चाहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई इस प्रकार की सीडी है तो ये साक्ष्य छुपाने के दोषी वो पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। नहीं, कमलनाथ जी से ही पूछताछ पुलिस ने की थी, बाद में कमलनाथ जी मुकर गए। उनको अपनी आयु की भी मतलब ये लिहाज नहीं रहा कि उनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकते। आज गोविंद सिंह उसी भाषा को रट रहे हैं, तो गोविंद सिंह जी के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। नेहा बग्गा बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, गोविंद सिंह का बयान है और सीडी है उनके पास, और लेकिन उनकी संस्कृति आरोप लगाने वाली नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। जी ललित जी, देखिए, गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। मुझे लगता है कि अगर तथ्य उनके पास हैं और इस प्रकार की कोई सीडी है तो उन्हें तो कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए उसका साथ देना चाहिए। वो निश्चित तौर पर हनी नहीं है, पर ट्रैप करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, और ट्रैप करने की कोशिश वो और किसी को नहीं, अपने पार्टी के नेता कमलनाथ जी को कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कमलनाथ जी ने कहा कि भाजपा से कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं, तो गोविंद सिंह ने कहा कि उससे ज्यादा लोग मेरे संपर्क में हैं। और अभी जब कमलनाथ जी ने इस बात से इनकार कर दिया 3-4 दिन पहले, तो फिर 2 कदम आगे बढ़ के नेता प्रतिपक्ष ने अपना कद इस मामले में बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये जो आपसी द्वंद है और जो अभी राहुल गांधी जी की यहाँ से यात्रा निकली है, उसमें सिर्फ एक संदेश देने के लिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर कोई बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नेता है, कोई नेतृत्व है, तो वो गोविंद सिंह है। तो ये निश्चित तौर पर ये वही खेमेबाजी, गुटबाजी की लड़ाई है जो पहले दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में चलती थी। अब उनके जो पूरा एक गुट है जिसमें से गोविंद सिंह आते हैं, उनके और कमलनाथ जी के बीच में चल रही है। गोविंद सिंह कांग्रेस भी आपसे। खैर नेहा जी बने रहेगा। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुंदेला साहब, सीडी है, गोविंद सिंह साहब का बयान है, अगर इस तरह का कोई साक्ष्य है तो उसे या तो शेयर किया जाए पब्लिक डोमेन में इस तरह के बयान। जी देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, अगर गोविंद सिंह जी ने ये बयान दिया है, उन्हें जिम्मेदारी से कहा है, तो बात स्पष्ट है कि गोविंद सिंह जी बिना तर्क के कोई बात कहते नहीं। अगर उनके पास कुछ होगा तब उन्होंने ऐसा बयान दिया है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, एक बात स्पष्ट कर दूं, नेहा जी को मैं समझाता, भाजपा सुन ले और सब लोग सुन ले, वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई गुट नहीं, एक ही गुट है, सबका एक ही नेता है, वो है आदरणीय कमलनाथ जी। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, गोविंद कमलनाथ जी को अपना नेता मानते हैं, चाहे गोविंद सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे अजय सिंह जी हों, सभी लोग कमलनाथ जी को अपना नेता मानते हैं। और इस पर भाजपा को आपत्ति होती है तो होती रहे।
वो जबरन का कंफ्यूजन पैदा ना करे। हम तो ये कहते हैं आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खुले तौर पर कह रही कोई आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की। कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा के लोग हनुमान जी के या रामचंद्र जी के भक्त हैं, आप उनको वोट देंगे तो उनके आप भक्त हैं। ये जब इस तरह की बातें आने लगे राजनीति में, जब पार्टी विरोधी, वो भी आप आपके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री बुंदेला साहब, ठीक है, मैं आपको वहीं रोक रहा हूं। अगर इस तरह की सीडी है या कोई ऐसा साक्ष्य है तो उसे जमा करवाना चाहिए, उसमें बयान देने जैसी क्या बात है? ये बहुत ही निजी चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने अगर कहा है तो ये बात पक्का माने। बात चूंकि कमलनाथ जी ने भी कहा था ना कि उनके पास भी है, बाद में फिर पुलिस ने उनसे पूछा, एसआईटी ने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में सरकार शिवराज जी की है। गृह विभाग के नरोत्तम मिश्रा जी हेड हैं, जो कि अक्सर फिल्म अभिनेत्रियों के कपड़ों के कलर देखते रहते हैं, बिकनी कलर। तो मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी किस बात की देर कर रहे हैं। वैसे भी गोविंद सिंह जी से अक्सर उनकी बात होती रहती, तो मुझे लगता है पूछ सकते हैं उनसे। ये बड़े मार्के की बात है नेहा जी कि सरकार आपकी है, रफ्तार आप लोग मतलब जब भी रफ्तार का जिक्र आता है तो बीजेपी बहुत तेजी से काम करती है। कई मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आप मामले निपटाते हैं। वजह क्या है हनी ट्रैप कांड इतना धीमी रफ्तार से? जांच बैठाई थी आपने कि उनने गोली क्यों चलाई, हर्ष फायरिंग। कमलनाथ जी की सरकार रही, कमलनाथ जी क्यों नहीं इतनी हिम्मत जुटा पाए? अगर कोई तथ्य थे किसी प्रकार के, कोई चलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, आपके पास तो हिम्मत की कहीं कोई कमी नहीं है नेहा जी। नहीं देखिए ललित जी, प्रश्न ये है कि अभी ये जांच जो है वो तो जिम्मेदार एजेंसीज कर रही हैं। अभी गोविंद सिंह जी जो बीच में कूदे हैं, ये आपसी झगड़ा कांग्रेस पार्टी के अंदर का है कि सबसे बड़ा कद्दावर नेता कौन, किसके पास कौन से साक्ष्य। अब ना गोविंद सिंह कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ना पुलिस है, ना कोर्ट है, तो आखिर ये सीडियां इनके पास आई कहाँ से? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और अगर आ गई हैं, उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो बड़े नेता तो बयान देते हैं ना नेहा जी। उमा जी बयान देती हैं, शराबबंदी को लेकर बयान देती हैं, फिर लोधी समाज के फंक्शन में बयान दिया उन्होंने, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिन पर फूल बरसाए उन पर लाठियां क्यों। देखिए समाज के संबंध में बयान देना या शराबबंदी पे बयान देना अलग है, और आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय अलग है, और वो एजेंसी, जिम्मेदार एजेंसियां उनकी जांच कर रही हैं। मेरा मूल प्रश्न ये है कि आखिर गोविंद सिंह जी के पास ये साक्ष्य आए कहां से, और अगर है तो क्यों नहीं एजेंसी या कोर्ट को समक्ष? नहीं, आप ही ने तो बताया 15 महीने सरकार थी उनकी, उन्होंने जांच नहीं की है। हो सकता है साक्ष्य रख लिए हो। नहीं, तब भी ना वो मुख्यमंत्री थे, ना ही वो गृह मंत्री थे, और ना ही वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में थे। तो ये साक्ष्य उनके पास आए कहां से, सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए। और अगर आ गए हैं तो क्यों नहीं एजेंसी? अवनीश जी कुछ कह रहे हैं, अवनीश जी प्लीज। देखिए ये विषय नहीं है सर कि उनके पास साक्ष्य कहां से आए। तो विषय इस बात का है कि उन्होंने कहा है उनके पास है, और उनके पास है तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उड़ापू है, हलचल है, डर है। और भाजपा में डर का मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, भाजपा में डर का मुख्य कारण है कि जिस तरह से 2023 शुरू हुआ है और जिस तरह से जनता परेशान है महंगाई, पेट्रोल डीजल को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। आपको मालूम कि इस वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ नौकरियों के आवेदन आए थे, 38,000 नौकरी दे पाएगी। तो इन सब बातों को ये बात सही है, नहीं आपकी बात सही है, पर अगर आपके पास सीडी है, मैं साक्ष्य की बात कर रहा हूँ, तो साक्ष्य आप लेकर आइए, जांच में सहयोग करिए। उसी बात पर मैं 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी आप देखेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा पूरी तरह हारने वाली है। तो ये सारी बातें को घुमाने वाले, मैंने पहले ही कहा ना, गृह विभाग आपके पास है, आप गोविंद सिंह जी का रेड करिए, गोविंद सिंह जी से पूछताछ करिए अगर आपको लगता है तो कि भाई आपने कहा है। बात तो यही है कि जो वीडियो है, जो क्लिपिंग्स हैं, ये पहले से देखिए, हमने अगर हम चाहते तो उन क्लिपिंग्स को ओपन कर देते सर हम, लेकिन इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते। लेकिन हाँ, कभी कभी बात आती, गृह मंत्री बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, इनके मंत्री गलत बयानी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। वैसे में गोविंद सिंह जी ने कहा कि आप हवा में मत उड़िए, जा हमारे पास भी है साक्ष्य है, हमारे पास भी कुछ क्लिपिंग है, ये वो चीज है। चलिए नेहा जी से जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, जल्द पूछताछ होगी मेरा ख्याल है गोविंद सिंह जी से, क्योंकि कमलनाथ जी से पूछताछ में जांच एजेंसियों ने घनघोर रफ्तार दिखाई थी, तो अब गोविंद सिंह जी की बारी है। नहीं ललित जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगी, पर आप कोई भी विषय उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बेरोजगारी और सुरक्षा और ना जाने किस किस मुद्दों पर आ जाते हैं।
मेरा मूल प्रश्न ये है कि गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्यों वो कानून की मदद क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, क्यों नहीं वो युवाओं का मुद्दा उठा रहे, क्यों नहीं वो आदिवासियों का मुद्दा उठा रहे जो उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। कल उसी प्रकार से इनके एक विधायक जो है सुनील जी ने जिस तरीके से कट्टा लहरा के हर्ष फायरिंग करने का काम किया, उस पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता बचते हुए इन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे। तो अगर जो मूल मुद्दे हैं प्रदेश के, जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता है, तो इनके जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं पता, इनके जो जिम्मेदार नेता है उनको क्यों नहीं पता है। और मैं फिर से आपके माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ कि साक्ष्य गोविंद सिंह के पास आए कहाँ से, और अगर है तो जिम्मेदार एजेंसी नहीं, हाँ, ये बात आपने सही कही नेहा जी। इसका पावर भी जनता ने आपको दिया है, सरकार आपकी है, पड़ताल आपके पास, एजेंसियां आपकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बयान दरअसल आया है और इसी बयान को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि बयानबाजी आगे जाएगी। जब भी ये सीडी का मामला आता है ना, बयान थोड़े से सनसनीखेज हो जाते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम धारा 10 हाईकोर्ट ने कहा था असंवैधानिक है। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फिलहाल तो हम रोक नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ किया था कि 2 वयस्क अपनी मर्जी से अलग अलग जाति धर्म में शादी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अंतरिम आदेश सुनाया था। धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया गया था। यह भी कहा कि राज्य सरकार को ऐसे किसी भी शख्स पर कार्रवाई करने से रोकने के लिए कहा था कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम धारा 10 का उल्लंघन। 60 दिन पहले सूचना देने का है ये पूरा पेच, और अगर नहीं देंगे आप तो सजा दी जाएगी। अदालत ने कहा सजा नहीं दे सकते आप। किसने कहा था? हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल रोक नहीं लगा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस स्वागत कर रही है। कांग्रेस ने विधेयक को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया, उन्होंने कहा कि लव जिहाद का बहाना बनाकर बीजेपी वाहवाही लूटने में लगी थी। अधिनियम 1997 से चल रहा है, पहली बार नहीं बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन करने की बात की, 1-2 धाराओं में संशोधन किया और हल्ला मचा दिया कि साहब हमने चेंज कर दिया है इसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, और लोगों में भ्रांति बहुत सी पैदा कर दी। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके अनुसार ये लोगों को दोषी पाते थे कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया है, नियम है कि उनको पहले कलेक्टर ऑफिस में लिख के देना होता है, पुलिस में लिख के देना होता है, वेरिफिकेशन होता है, वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन की आड़ में जिस तरह के उन्होंने लव जिहाद के लिए नाम पर लोगों को गुमराह करके झगड़ा करने की और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने की बात की थी, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चारों मुंह खाने करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार किया है कि जो हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश है उस पर अभी फिलहाल तो रोक नहीं हो सकती। हालांकि इस पर आगे भी सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ये पूरा मामला धारा 10 से जुड़ा हुआ है। 60 दिन पहले इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं देंगे मजिस्ट्रेट को तो सजा का प्रावधान है। और जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपने जेपी धनोपिया साहब का रिएक्शन भी सुना। धनोपिया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल तो रोक नहीं लगाई जा सकती, हालांकि इस पर सुनवाई होगी, यह भी कहा गया है। जी प्लीज। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर धर्म स्वतंत्रता परिवर्तन का कानून बहुत पहले से 1997 से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए थे तो हल्ला मचाया कि हमने नया कानून बना दिया है। वास्तविकता यह है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए एक नियम प्रक्रिया है। हम इस देश के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उसको लव जिहाद से जोड़कर एक धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया था, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो बधाई बात है। कम से कम आज इस बात के लिए अगर कोई धर्म बढ़ रहा है, अगर टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, अगर उस आदमी से आवेदन देने में देरी हो गई है तो आप सजा में थोड़ी दे देंगे, जेल में थोड़ी बंद कर देंगे। तो मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन फिर भी हम लोग नियम का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे और करते रहेंगे। चलिए, आप प्लीज बने रहिएगा धनोपिया साहब। हितेश वाजपेयी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, सुप्रीम कोर्ट धारा 10 और हाई कोर्ट ने जो कहा था, रोक जो लगाई थी,
फिलहाल उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। जी देखिए, ये एक प्रकार का इंटरिम ऑर्डर होता है, ये कोई अंतिम आदेश नहीं है। और हालांकि आप लिख भी रहे हैं अंतरिम, मैंने अभी पढ़ा आपके चैनल पे। तो इंटरिम ऑर्डर में क्या इंटरिम रिलीफ की प्रेयर होती है कि इस पे रोक लगा दी जाए। तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, हम इसको डिस्कस करेंगे पूरा, क्योंकि मामला संवेदनशील है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो कहना है वो जायज है और हमारी याचिका भी जायज है, इसीलिए हम अपनी पूरी बात हाईकोर्ट ने भी जो कहा रखेंगे। जी जी जी, हाईकोर्ट ने भी जो कहा था कि 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं, अगर वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो सजा नहीं। नहीं, इसमें हमारा मत अलग है। हमारा कहना यह है कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस में चूंकि धोखाधड़ी की शिकायतें बहुत आ रही हैं, तो लोग सूचित करें, धोखा देकर नहीं करें। मतलब कोई धर्म को छुपाकर यदि कोई विवाह करता हुआ पाया जाता है तो इंटर रिलीजियस मैरिज में 7 दिन 10 दिन का जो समय मांगा गया है वो इस तस्दीक के लिए मांगा गया है कि भाई इस प्रकार का कोई मामला तो नहीं है। बाकी कोई रोक थोड़ी ना इंटर रिलीजियस मैरिजेस के ऊपर। लेकिन ये जो बातें सब निकल कर आती हैं लव जिहाद की और बाकी सब, इनको रोका कैसे जाए, जिसमें आदमी धोखा दे रहा है किसी को, अपना धर्म छुपाकर विवाह कर रहा है, इन पर लागू होता है ये। तो धोखेबाजी को विवाह में रोकने के लिए इस प्रकार के संशोधन की। और धनुपिया साहब का कहना है कि कानून तो पहले से था, सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए इसे नया कानून बताया। सर देखिए, कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में इन सब में मुखर होकर सामने आती ही नहीं है। ये कांग्रेस की समस्या, हमारी नहीं है। हम बिल्कुल मुखर होकर आते हैं कि हम धर्म के नाम पर धोखा नहीं होने देंगे। और चूंकि एक धर्म विशेष के लोग धोखा करते पाए जा रहे हैं बहुतायत में, जी, तो भाई इसको हमें रोकना है। साधारण सी बात है। जी जी, आप अपना धर्म बताइए, विवाह करिए, और यदि आप दोनों के धर्म एक नहीं है तो सूचित तो करिए कम से कम, जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस है वो निर्णय करेंगे। इसके पीछे कोई प्रभाव, लुभाव, दबाव तो नहीं है। जी धनुपिया साहब, आपका रिएक्शन बहुत शॉर्ट में प्लीज। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन के मामले में कार्रवाई करने की बात है। जहाँ तक 2 युवा व्यक्तियों के द्वारा शादी करने के मामले में कहीं ऐसी अड़चन वाली बात नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय पहले बोल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता को फैलाने का विश्वास करने के लिए इस तरह की बात कर रही है। मुझे आश्चर्य बात का होता है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर वर्डिक्ट दे दिया है तो स्वीकार करना चाहिए। ठीक वर्डिक्ट नहीं चलिए, दिया सर, इंटरिम रिलीफ को इंटरिम रिलीफ इज आल्सो वर्डिक्ट भाई, इट इज गिवन बाय। हाँ वो सर देखिए सर, आप तो सर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, अभी तो इसको सुनवाई होनी है विषय के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन याचिका थोड़ी ना खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट गिवन ऑर्डर, इट इज वर्डिक्ट। इट मे बी याचिका पर आदेश नहीं आया है कि याचिका खारिज नहीं हुई है, ना ही उस पर कोई उन्होंने। हाँ धनुपिया साहब, नहीं हुई है, ये बात है, अभी सुनवाई बाकी है। अपनी बात रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको रोक रहा हूं। वाजपेयी साहब, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी धनोपिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, हालांकि सुनवाई इस पर अभी होगी। नारायणपुर में धर्मांतरण का मुद्दा ये सदन में भी आज गूंजा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण नहीं कर रहे उनके घरों को जलाया जा रहा है। अगर अपराधियों पर कार्रवाई होती तो मामला आगे नहीं बढ़ता। इधर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि किसी तरह का धर्मांतरण नहीं हो रहा है, विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है। तो धर्मांतरण का ये मामला है। आज हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आज है सत्र का दूसरा दिन, शीतकालीन सत्र का, और आरक्षण विधेयक के अलावा नारायणपुर में जो बवाल हुआ है वो जाहिरा तौर पर सदन की गर्मी को बढ़ाएगा। विपक्ष कह रहा है कि सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। नारायणपुर जैसे शांत इलाके में यदि उत्तेजना यहां तक फैल जाए कि लोग अपने हाथ में लाठी ले लें। 1-2 दिन पहले जो घटना हुई थी जिसमें आक्रमण किया गया था, घरों को आग लगाया गया था, हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, और उसमें जो ईसाई मिशनरी के जो बाहर से आए हुए गुंडे थे उन लोगों ने आक्रमण किया आदिवासियों के ऊपर।
उसकी प्रतिक्रिया हुई कि पूरे 40 गांव के लोग इकट्ठे हो गए और इस प्रकार की घटना हुई और इस घटना के भी गंभीरता को नहीं समझा गया, न फोर्स से लगाया गया न पर्याप्त बल था। सदन में प्रतिपक्ष का काम केवल हंगामा करना रह गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी मौजूद थे। नारायणपुर जिले की घटना के बारे में माननीय गृह मंत्री जी शो मोटो स्टेटमेंट भी देना चाहते थे। घटना की जानकारी सदन को हो जाए ऐसा माननीय गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तत्पर थे, किंतु केवल हंगामा करने के लिए प्रतिपक्ष ने वो मुद्दा उठाया था। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का बयान उनको आने देना था। और अब बीजापुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सली हमला हुआ है। पामेड़ में चिंतावागू नदी के किनारे कैंप पर हमला। नक्सलियों के हमले में किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जब जवानों ने जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली भाग खड़े हुए। हालांकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से इस बात की चर्चा हो, अधिकारी इस बात की और ज्यादा जानकारी दें। फिलहाल अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बीजापुर से बड़ी खबर, पामेड़ में चिंतावागू नदी के किनारे कैंप पर हमला किया गया है। सबसे अच्छी बात, नक्सलियों के हमले में किसी तरह से कोई हताहत नहीं है। अभिषेक शुक्ल, डेप्यूटी न्यूज एडिटर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बीजापुर से सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सली हमले की खबर, मूल बात यह है कि ये लंबे अरसे बाद होगा जब कैंप पर इस तरीके का हमला किया गया है, लंबे अरसे बाद। जी प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं और अपने अस्तित्व को बताने के लिए, अपनी मौजूदगी को दर्शाने के लिए इस प्रकार की कोशिश करते हैं। ये उसी प्रकार का हमला यहाँ पर शुरुआती तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि जवानों की तादाद वहाँ पर अच्छी खासी थी और जवान मुस्तैद भी थे। और जो 15 मिनट तक मुठभेड़ चलने की खबर आ रही है, कोई हताहत नहीं है, जवानों ने जवाबी कार्रवाई वहाँ पर की है। उससे शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि नक्सली चाहते थे कि उनकी मौजूदगी का एहसास यहाँ पर हो कि वो मौजूद है, और वो अभी जैसे कि खबरें लगातार आती हैं कि वो डोमिनेट हो रहे हैं या फिर नक्सलियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो समय समय पर इस प्रकार की वारदात करके वो अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इसी प्रकार की वारदात नजर आ रही है। कैंप पर उन्होंने हमला जरूर किया, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जवानों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की है और नक्सलियों को वहां से भगा दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो नक्सलियों के हमले में कोई हताहत नहीं, अच्छी बात ये। और जैसे ही जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, नक्सली भाग खड़े हुए। एक और खास बात जिसकी तरफ अभिषेक जी इशारा कर रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई नक्सलियों की तरफ से लड़ी जा रही है। फोर्स लगातार अंदरूनी इलाकों में पहुंच रही है और सिर्फ हथियार के दम पर नहीं, डेवलपमेंट के दम पर, चर्चा के दम पर, कम्युनिटी पोलिसिंग के दम पर। तो नक्सली करेंगे क्या? नक्सली अपने आप को दिखाने के लिए, सुर्खियां बनने के लिए इस तरह से हमला करेंगे। और वही पामेड़ के चिंतावागू में हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।